नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय युवकों की, जो कि विदेशों में साइबर स्लेव्स बनाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो भारतीय युवक हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, इन देशों में भारतीय युवकों को ट्रैक कर लिया गया है, उन्हें गुलाम बना दिया गया है। और गुलामी ऐसी कि 17, 18 और 20-20 घंटों के लिए ये युवक काम करते हैं, भूखा रखा जाता है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारत की सरकार ने किया है। भारत की सरकार ने कुछ और खुलासे किए हैं। स्ट्रेट टॉक में इन खुलासों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स जो कि इस खुलासे को लेकर सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, कुछ सोर्सेज के हवाले से, कुछ होम मिनिस्ट्री के हवाले से। ये क्या फैक्ट्स हैं, ये क्या सवाल है, एक नज़र आपकी टीवी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। ये आज के फैक्ट्स हैं कि भारतीय युवकों को विदेशों में साइबर स्लेव बनाया जा रहा है, यानी कि साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और किन देशों में इन्हें मजबूर किया जा रहा है? वो देश है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। यहाँ पर फंसे हैं भारतीय युवक जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 साल के बीच, और सबसे ज़्यादा जो भारत के युवा है वो पंजाब से आते हैं। 3667 ये पंजाब के युवक हैं जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं। भारत की सरकार के ये आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भारतीय युवक वहाँ किस बुरे कंडीशन में रखे गए हैं। महाराष्ट्र के भी 3233 युवक जो है ड्रीम जॉब के नाम पर किस तरह से उन्हें छला गया है, उन्हें गुलाम बनाया गया है, उन्हें क्राइम करने पर मजबूर किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही हमने देखा था किस तरह से भारत की सरकार ने लाओस से इसी तरह के साइबर क्राइम के लिए मजबूर किए गए साइबर स्लेव्स जो थे भारतीय युवक, उनको आज़ाद कराया था, उनकी वतन वापसी की गई थी। लेकिन तब सरकार ने कुछ भी खुलासा करने से, कुछ भी शेयर करने से भी हिचकिचाहट दिखाई थी। लेकिन अब ये यूटीज़ और इंडियन स्टेट्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आप ये जो लगभग 30,000 की तादाद में विदेशों में फंसे भारतीय युवक हैं, इनके बारे में आप जानकारियाँ जुटाएं। और ये कोशिश हो सकती है, कहा जा सकता है कि शायद भारत की सरकार चाहती है कि अपने युवकों को स्वदेश वापस लाने की जो कोशिशें हैं उसको जोर दिया जाए। केंद्र ने राज्यों को इन युवकों के डिटेल्स जुटाने के निर्देश दिए हैं। ये सब जो फैक्ट्स या सवाल हैं वो किन सवालों को जन्म देते हैं और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, और क्या ये इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि भारत में जो ऐतिहासिक बेरोजगारी का माहौल है, स्थिति बनी हुई है, क्या इसे भी जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर जो भारतीय युवक है उसका जो सपना है वो इतना बड़ा है कि वो अपने देश में रहकर पूरा नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेट टॉक में इन्हीं सब सवालों, इन्हीं सब चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं पहले उनका परिचय आप दर्शकों से करवाना चाहेंगे। हमारे साथ रूपा सोनी जी हैं जो कि साइबर इश्यूज़ एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रशांत कमल हैं जो कि युवा हल्ला बोल से आते हैं और लगातार रोज़गार और बेरोज़गारी को लेकर, युवाओं के अधिकारों को लेकर सरकार के सामने सवाल पूछने से हिचकते नहीं हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी भी जुड़े हैं। शुरुआत मैं करूँगी प्रशांत जी आपसे कि इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, और उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। प्रशांत जी। जी बहुत धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहली बात तो जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि इतनी भारी संख्या में भारत के युवा विदेशों में स्लेव के रूप में, साइबर स्लेव के रूप में काम करने को मजबूर हैं, जिस तरह की संख्या है उसके हिसाब से इसको अभी भारत में मुख्य विमर्श का हिस्सा होना चाहिए था। इस चीज को जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इसकी चर्चा करनी चाहिए कि इतनी भारी संख्या में जो है युवा वो विदेशों में किन हालातों में रहने को मजबूर हो रहे हैं और कौन से काम करने को मजबूर हो रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ है, इसको मैं किस रूप में देखता हूँ। पहली चीज तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि यह ऐतिहासिक बेरोजगारी जो मोदी जी के लापरवाही और उनके जो कुनीति के वजह से जो बेरोजगारी पैदा हुआ है उसका ये परिणाम है। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे, इसकी थोड़ी सी पड़ताल करेंगे कि कौन युवा है जो वहां जा रहा है, तो आप देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में वो नौकरी करना चाह रहे हैं।
डेटा एंट्री मतलब इस तरह की नौकरी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी है, साधारण आईटी की नौकरियां हैं, उसके नाम पे वो बाहर जा रहे हैं और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि फिर आप सारी कहानी आपको पता है कि पासपोर्ट ले लिया जा रहा है और तमाम तरह की मुश्किलात अत्याचार और शोषण हो रहा है। जी जी। तो पहली बात तो कोई जो है वियतनाम, कंबोडिया ऐसे देशों में अगर काम करने के लिए भारत से जा रहा है, तब तो जो पूरे 10 साल से हमने बवाल खड़ा किया हुआ है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं या बनने जा रहे हैं, वो तो एक थोथी दलील मालूम हो रही है कि भाई आप अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये वियतनाम और जो है कंबोडिया नौकरी के लिए जा रहे हैं, तब तो वहां फंस रहे हैं। नंबर एक। दूसरी बात इसमें जो गड़बड़ी है वो है कि भाई जो भी लोग विदेश जाते हैं तो उनकी एक तैयारी होती है, उनसे पूछताछ होती है वो कहाँ जा रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है, क्योंकि ये कोई पहली घटना तो है नहीं जी। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो दुबई में लोग जाते हैं, वहां पे जाते हैं ये सोचकर कि इंजीनियर की नौकरी करेंगे, वहां पासपोर्ट ले लिया जाता है और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना होता है। और हाल फिलहाल में आप जो है ये खबरें रही हैं जी कि लोग अलग अलग देशों में जो है साइबर स्लेव की रूप में जा रहे हैं। तो पहली बात तो ऐतिहासिक बेरोजगारी इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरी बात कि ये कैसी विफलता है कि जो पोटेंशियल ऐसे हो सकते हैं उनकी जांच क्यों नहीं होती है तरीके से, उनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होती है, और इसके लिए पर्याप्त अवेयरनेस की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो ये इन दो सवालों के साथ मैं शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रूपा जी के पास जाना चाहूँगी। रूपा जी, प्रशांत कमल तो मौजूदा सरकार को दोष दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एज अ क्राइम अगर हम देखें कि भारत का युवा आखिर क्यों फंस रहा है विदेशों में, और साइबर स्लेव ये कैसा टर्म है, और क्योंकि आप साइबर इश्यूज एक्सपर्ट हैं, साइबर क्राइम को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हैं कि कितना एक भयावह या भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है ये साइबर क्राइम की दुनिया, या फिर अब भारतीय युवकों को इस तरह से विदेशों में हमने हाल में ही देखा था कि लाओस से भारतीय युवकों को आज़ाद कराकर इसे काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी सरकार ने परोसा था। अब ये जो 30,000 युवकों का डाटा स्वयं होम मिनिस्ट्री के डेटा से जो है सामने आया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। 30,000, क्या हम उम्मीद भी करें कि ये युवक भारत लौट पाएंगे, या इनमें से कुछ को भी हम भारत वापस ला पाएंगे? जी मैम, सबसे पहले मैं साइबर स्लेवरी के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली होता क्या है साइबर स्लेवरी, जिसको डिजिटल स्लेवरी भी बोलते हैं हम लोग। इसमें ऐसा होता है कि डिजिटल मीन्स के थ्रू जब कोई इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको ल्योर करके, तो उसको हम साइबर स्लेवरी बोलते हैं। तो ल्योर वो कैसा भी हो सकता है, आपको अच्छी जॉब देंगे, आपको दुबई में घर बनाकर देंगे, और there can be anything like job is a permanent, जैसे कि मिस्टर प्रशांत ने भी बात करी थी उसकी। और अभी ये जो है साइबर स्लेवरी जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भारतीय न्याय संहिता है। पहले हमारे पास जितने भी हमारे जो थे एक्ट से, हम कभी भी साइबर को एज अ क्राइम नहीं देखते थे जी। अब जो 1 जुलाई से लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 111 के अंडर हम साइबर क्राइम को एज अ ऑर्गेनाइज क्राइम देखते हैं। और मैम इसमें भी बहुत कुछ आता है, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग। अगर थोड़ा टाइम परमिट होगा तो मैं हमेशा उस पर टच अपॉन करना चाहूंगी। या तो पहले फोन कॉल्स आती थी कि आपका कहीं पे कुछ पैसा निकला है साउथ अफ्रीका में, आपको 20 लाख आपके कोई रिलेटिव छोड़ गए हैं। अभी वो समय के साथ साथ क्या है, साइबर क्रिमिनल जो हैकर है अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहा है। अभी उनका लेटेस्ट ये है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जितने भी, वहां पे बैठ के वो जो भी कंप्यूटर लिटरेट हमारा यूथ है यहाँ पे, उनको बोलते हैं अच्छा लाइफस्टाइल देंगे आपको। मतलब कैसे लोग, यानी उनका जो टारगेट है वो भारत में वो युवा है जिसको कंप्यूटर की समझ है, जो कि हुआ स्किल्ड विद सच एबिलिटी। मैं समझूंगी रूपा जी, इसको थोड़ा सा और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी आपके माध्यम से, और साइबर स्लेवरी को समझने की भी कोशिश करते हैं। भारतीय युवकों के सामने ये किस तरह की चुनौती है, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। और क्या जो चुनौती है उसी हिसाब से जो सरकार के प्रयास भी दिखते हैं, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है यहाँ पर युवकों को ट्रैप किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारत के भी युवक ट्रैप किए गए हैं।
हैं, गुलाम बनाए गए हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि इन युवकों का डेटा जो है पहले इकट्ठा किया जाए, फिर इनकी वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाए। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत और इस पूरे के पूरे जो अपराध है इसको समझने की कवायद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गिरीश जोशी भी जुड़े हैं। मैं रूपा जी, आप हमें थोड़ा सा और बताइए कि ये जो भारत सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन इस चुनौती को कितना बड़ा हम समझें कि ये सरकार मान रही है, ताकि हम ये भी साथ साथ समझ सके कि इन युवकों को वतन वापसी के इरादे जो है सरकार के पक्के हैं। जी मैम, जैसे अभी एफर्ट्स हो रहे हैं उससे तो लग रहा है कि सरकार इससे पहले कि ये सारा मामला एकदम बाहर आए तो सरकार चाहती है कि उसका कुछ स्पेड वर्क तैयार हो, इसलिए उन्होंने ये बताया है जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज हैं वहाँ पे गवर्नमेंट है, वहां से पता चला है कि वो जो अप्रैल से लेकर ये जून तक 6 लाख सिम जो हैं इंडियंस के वहां पे हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं इन कंट्रीज के, वहां पे उन्होंने भारत सरकार ने पता कराया कि 6 लाख सिम घूम रहे हैं वहां पे। तो उन सबका डेटा मांगा गया है, कैसे वो पहुंचे हैं वहां पे, फ्रॉड डॉक्यूमेंट से, फ्रॉड पासपोर्ट से, या अभी वो किस हालत में है, और वो ऐसी हालत में है, 1-2 केसेस जैसे सामने आए थे कि इतनी बुरी हालत में है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, उनको स्कैमर बनाया जाता है, वहां पे क्रिमिनलिटीज करवाई जाती हैं उनसे, और उनको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया जाता। ये ह्यूमन राइट्स का एक इतना बड़ा हनन है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मुद्दा आता है, और वो भी युवाओं को लेके जो कि किसी भी कंट्री के फ्यूचर रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू बनने वाला है। इसलिए भारत सरकार ने अभी आज के न्यूज में ये घोषणा भी करी है कि वो 2 करोड़ के आसपास जो है सिम ब्लॉक करने वाली हैं, क्योंकि ये पिछले टाइम में अप्रैल से लेके मैम जून तक इतना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ गया है। जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है रिपोर्ट करने के लिए, उस पे ही इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया रिपोर्टिंग करने के लिए कि ये संभाला नहीं जा रहा। जी, ये संभाला नहीं जा रहा, ये जो ट्रैफिक में, क्योंकि टेक्निकली आई एम नॉट दैट साउंड रूपा जी, मैं चाहती थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मैम, साइबर क्राइम जो है नॉट ओनली ऑन अ ग्लोबल लेवल इट्स इंक्रीजिंग ऑन अ स्टेट लेवल। हमारे जैसे देश में ही हर स्टेट में ही साइबर क्राइम डिफरेंट रूप में बहुत बढ़ रहा है। जैसे अगर हम साइबर स्लेवरी की बात करें, वो ग्लोबल लेवल पे है, जहाँ पे हमारे यूथ को ल्योर करके लेकर जाया जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, टैक्स नहीं कटेगा, लेस वर्किंग आवर्स होंगे। पर हम जहाँ पे अपने देश में बैठे हुए हैं, वहाँ पे है डिजिटल अरेस्ट, वहाँ पे है बैंकिंग फ्रॉड्स, वहाँ पे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वहाँ पे है जस्टिस। यानी विदेशों में तो हमारा जो युवक है वो ट्रैप हुआ, ये गुलाम बनाया गया, भारत में भी जो युवक है वो सेफ नहीं है इन साइबर क्रिमिनल से। एक्चुअली मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ गिरीश जोशी भी जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। साथ ही मेरा आपसे सवाल कि आप मीडिया रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं और सरकार के जो प्रयास है उस पर पहली टिप्पणी, पहली समीक्षा, उसके बाद अगले सवाल के साथ बढ़ूंगी सर जी। नहीं मियाँ जी, सॉरी टू से पहले तो कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस है ही नहीं। इसका आप मूल देखिए कहां से शुरू होता है, द गेमिंग दैट यू अलाउड। गेमिंग से पूरा साइबर क्राइम शुरू हुआ है जी। गेमिंग में आपके पास जो पैसा आता है वो किसी न किसी अकाउंट से उन्होंने स्कैम किया होता है, वो फ्रॉड करके जो पैसा लिया गया वो आपके अकाउंट में आता है। अभी काफी कमिश्नरों के पास चक्कर मार के हमने कम से कम 60 केसेस सॉल्व करवाए जी। कर्नाटक से एक लड़का था जो यूएस जा रहा था, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसका और उसकी मदर का। उसको बाद में हमने पता करा तो मालूम पड़ा कि उसके जो अकाउंट में पैसे आए थे वो किसी गेमिंग के थ्रू आए थे और वो पैसा किसी के अकाउंट से फ्रॉड किया गया था। तो ये पूरी लाइन को उन्होंने ढूंढते वहां पे कर दिया। अब पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसमें फायदा है। उसमें उसके 40 लाख रुपए थे, उन्होंने 10 लाख रुपया मांगा, 10 लाख रुपया दो, आपका अकाउंट हम ओपन कर देंगे। इसमें बैंक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये हम गवर्नमेंट बिलीव कर रही चीजें पूरा सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने उसको क्योर करने की बजाय उन्होंने गेमिंग पे 28% टैक्स लगा दिया है, ये समझ के कि ये स्लो हो जाएगा। दैट डजंट हैपन। इंडिया में देयर आर 442 मिलियन गेमिंग कस्टमर्स। तो आप ये समझिए कि इसको आप कैच करना। आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, देयर इज अ यूट्यूब पे आप स्कैम बाइटर्स ढूंढिए। स्कैम बाइटर्स हैव बीन हायर्ड बाय अमेज़न एंड माइक्रोसॉफ्ट। वो परेशान हो गए थे इससे। इंडिया में बैठकर हाउ मेनी सेंटर्स हैव दे रेडेड? 350 ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई हैव रेडेड 35 कॉल सेंटर्स।
उसमें कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई एंड हैदराबाद। जी। वहां से ये करते क्या थे, ये सिक्योरिटी नंबर्स और कार्ड लेकर इंडिया में बैठ के वो यूएस और यूके, जर्मनी के लोगों से उनको फ्रॉड करते थे। आपका सिक्योरिटी कार्ड एक्सपायर हो रहा है या आपने गलत परचेज कर लिया तो आपको रिटर्न करना, ये करके उनके अकाउंट नंबर लेके, तो व्हाट नाउ दी स्कैम बाइटर्स आर डूइंग, स्कैम बाइटर्स रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। जी। वो ऐसे सेंटर्स को हैक करते हैं, उनके कैमरास हैक करते हैं और उनको शक्ल दिखाते हैं, देन दे कंप्लेन टू इंडियन पुलिस के ये जीपीएस लोकेशन है, आप इधर जाके रेड करिए। जी। तो अभी ये एक्शन में आया है कि दे हैव स्टार्टेड रेडिंग दीज प्लेसेस। तो यही हुआ है आपके कंबोडिया में। जी यहाँ से वो लेके गए दुबई। लेकिन होम मिनिस्ट्री अगर राज्य सरकारों को कहती है या यूटीज को कहती है कि आप इन लोगों के बारे में जो कि विदेशों में गुलाम बना लिए गए हैं, इनके बारे में डेटाज जो है इकट्ठा कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, तो क्या ये कोशिश हो सकती है, माने पहली नज़र में, कि एफर्ट्स हैं उन युवाओं को वहाँ से निकाला जाए और उसके बाद भारत वापसी कराई जाए? नहीं, क्योंकि हम इंडियंस को बहुत बेचारा बनने का शौक होता है। व्हाट आर योर एम्बेसीज डूइंग? एम्बेसीज का प्राइम काम ये है कि जब ये आपकी कंट्री से कोई आदमी आए तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आई विल गिव यू इंसिडेंट। यूके का भी एक 1.5 महीने पहले किसी वो सिटीजन था, ब्रिटिश सिटीजन, ही वाज एन इंडियन, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट पे यहाँ आया था, कुछ उसका ट्रिफल हो गया किसी बदमाशों के साथ। ही जस्ट कॉल्ड अप द एम्बेसी, ही वाज गेटिंग द कॉल फ्रॉम द काउंसलेट जनरल एवरी आवर, आप ठीक हो, आपको एडवोकेट की जरूरत है। दिस इज द वर्क ऑफ एवरी काउंसलेट एंड एम्बेसी। तो ये लड़के जब वहां पे गए हैं, दे हैव गॉन टू दुबई, दुबई से उनको ये बोला कि आपकी ट्रांसफर हो रही, कंबोडिया में आप काम करिए। जो ट्रेन थे उनको रखा, जो ट्रेन नहीं थे उनको टॉर्चर किया गया, उनको ट्रेन किया गया, और उनको पता था कि हम लोग इंडियंस को स्कैम कर रहे हैं, इंडियन के अकाउंट से पैसा निकाल रहे। तो दोज हु रिफ्यूज्ड वर इनटू ट्रबल। तो क्या एम्बेसी को नहीं पता था? जी। When you land there, it is responsibility of your country embassy to do this. हम बोलेंगे वो कुछ हुआ नहीं, अभी आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो? He has gone on an official visa और फिर official passport, उसकी इमिग्रेशन में एंट्री होती है, एम्बार्केशन फॉर्म्स होते हैं, every man that lands there government knows। तो ये लेम एक्सक्यूज देना कोई तरीका नहीं है। अगर यूएस और यूके की एम्बेसी अपने सिटीजन को हर घंटे में पूछ सकते हैं कि वो कहां पर हैं और डू दे नीड एनी हेल्प। एवरी एम्बेसी, आपने उतना खर्चा करके वहां पे एम्बेसी और काउंसुलेट उनकी सेफ्टी के लिए बनाए, वहां पे जाके रहने के लिए नहीं। तो आई डोंट थिंक वी हैव एम्बेसी एंड गवर्नमेंट हैव टू बी ब्लेम्ड। आपने चाइना में कभी किसी स्कैमर का सुना कि किसी अकाउंट से पैसा निकला है? इसके ट्रेसेस, ये जो थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार, वियतनाम में ये जो साइबर स्कैम हो रहा है, इसके ट्रेसेस जो चाइना में भी निकले हैं कि वहां के लोगों को भी जो है स्कैम में लूटा गया है, और खासकर विदेशों में भी। लेकिन वहां पे कॉल सेंटर्स नहीं मिलेंगे आपको, दे डोंट अलाउ। गवर्नमेंट का जॉब क्या है? आपने ये नाइट ऑपरेशंस है जी, ऑफिसेज ने उनको नाइट ऑपरेशन के लिए परमिशन दी है। यहाँ पे गवर्नमेंट में रूल है कि व्हेन एनीबडी आउटसाइड ऑफ द स्टेट कम्स, एक बी रोल भरा जाता है। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका टेनेंट हो, आपका एम्प्लॉय हो, यू हैव टू फिल अ बी रोल ऑफ एन आउटर स्टेट एम्प्लॉय एंड गिव इट टू द पुलिस स्टेशन। आपको सिर्फ उतना करना है, बी रोल नहीं भरा जाता है, पुलिस उसको चेक नहीं करती है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ सिस्टम जी, अगर उसको आप सिंसियरली फॉलो करते हो तो ये नहीं होगा। नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इतने लोग वहां पे कंबोडिया में चले गए हैं, वहां पे वो काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? You have to have the information। और है, लेकिन we are not serious on that। जी, बल्कि इसको रोजगार का ही एक जो दूसरा नाम दे दिया जाता है कि ये भारतीय युवकों को जो है विदेशों में रोजगार, जैसे इजराइल ही भेजा जा रहा था भारत के युवकों को। तो रूपा जी कुछ ऐड करना चाहती हैं? गिरीश जी को भी हमने रोका यहाँ पर, तो इनसे समझने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। प्रशांत कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये बेरोजगारी का भी एक रूप है जिससे कि भारत के युवाओं को सॉफ्ट टारगेट भी अब ये स्कैमर जो है वो समझने लगे हैं? गिरीश सर, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रूपा जी के पास जाऊंगी। नहीं, आई वाज जस्ट अबाउट टू कंक्लूड ये कह के कि अगर वहां पे कंबोडिया की पॉपुलेशन इज 1.70 करोड़ जी, उसमें अगर 50,000 आदमी या 10,000 आदमी जाते हैं तो ऑब्वियसली दैट कैन बी रिकॉर्डेड। इंडिया की तरह नहीं है कि वो कहीं पर भी चले गए, यू कैन रजिस्टर देम। यानी आप पूरा का पूरा जो कसूर है वो भारतीय एम्बेसी जो है, वो इंडियन एम्बेसी और वहाँ के अधिकारियों पर जो है आप यू आर ब्लेमिंग। और साथ ही यहाँ से भी जो पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए कि अगर भारत का युवक गया है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रजिस्टर, उनकी वतन वापसी या फिर उनके ट्रेसेस जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड में रखे जाए। रूपा जी, आप कुछ ऐड करना चाहती थी, प्लीज ऐड।
मैम, जो हमारा साइबर है एज अ लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, 2000 में बना था, फिर 2008 में उसमें अमेंडमेंट हुई थी। तो उसमें ऐसा है कि साइबर इज अ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन हमारी पूरा वर्ड है, ये कहीं हम जैसे अगर भारत में क्राइम हुआ है या कंबोडिया में क्राइम हुआ है, तो हमें एज अ पुलिस और एज अ MHA हमें को पूरा पूछने का ये हक है कि ये कैसे हुआ है, मुझे डेटा दीजिए, क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। पर क्योंकि हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इतना प्रोएक्टिवली उसने स्टेप नहीं लिया, और इतने जो यूथ वहां पे अभी कैप्चर हुए पड़े हैं उसको वैसे ही रहने दिया। और अब जब सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड जा रही है, अभी वो डेटा मांग रहे हैं कि कितने सिम्स यहाँ पे हैं आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सिम्स कितने हैं यहाँ पे, हम इतने को ब्लॉक कर देते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही अगर हमने उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर हमने उनसे डेटा मांग लिया होता, या जहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उस पे स्टेप्स लिए होते, तो ये अभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होती कंडीशन। पर रूपा जी, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगी। ये जो देश है वो थाईलैंड है, वो कंबोडिया है, वो वियतनाम है। अगर देखा जाए कि भारत के जो संबंध है ऐसे नहीं है कि इनके साथ फ्रेंडली नहीं है। अगर सब कुछ तरीके से किया जाए, सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो ये चैलेंज, जो चुनौती जो है वो इस वक्त हम इस पर बहस भी ना कर रहे तो ये कोई चुनौती भी ना होती। जी मैम, जैसे भारत का हर अपने पड़ोसी देश से जो है हमेशा सॉफ्ट स्टैंस रहता है बहुत ही। अगर हम कोई भी कंट्री को लेके, तो जब तक वो बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज नहीं हो जाती कोई भी चीज, तो हमारी गवर्नमेंट कभी भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं होती। वो हमेशा स्टेटस क्यो बना के रखती है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलिए। जी प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो भारत का युवा इन देशों में फंसा हुआ है, ये स्किल्ड लेबर है, ये पढ़ा लिखा युवक है, जो कि स्किल्ड है कंप्यूटर के तकनीक से। ये स्किल्ड लेबर आखिर क्यों चला जाता है और एक भारी भरकम रकम भी खर्च कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए? ये देखिए, ये स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल की सरकार चली है, वो कई सारे फ्रंट पे तो फेल हुई ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है वो फ्रंट रोजगार का है। ये आपने भी कई सारे रिपोर्टों में, कई सारे चीजों में ये कवर किया है कि हम लोग पिछले 6 साल से जो है रोजगार आंदोलन चला रहे हैं और इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं जी। कि जिस देश को आप युवाओं का देश कहते हैं, उस और कहते हैं कि ये जो युवा है वो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको इन्होंने रोजगार की वजह से डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। यह कह के पिछले 6 साल में हम लोग परेशान हो गए हैं, हर सभा में, हर मीटिंग में, हर बैठक में, और जितने भी हमने रोजगार को लेकर के यात्राएं निकाली, हर जगह हमने ये बात कहा जी। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी घटनाओं या ऐसे जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके पीछे बेतहाशा भरी बेरोजगारी है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज जो गिरीश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम रोज कहते हैं कि हमारा डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। तो पहली बात तो पूरी दुनिया से लोग भारत आने चाहिए काम करने के लिए, रहने के लिए। लेकिन आप अगर देखेंगे कि भारत से कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं बाहर, तो आपको खुद आश्चर्य। कानूनी तरीके से जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, डंकी के माध्यम से कितने लोग जा रहे हैं और कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना पैसा खर्च करके जा रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो किस चीज की चाहत में जा रहे हैं, जब भारत में अमृतकाल ही चल रहा है और भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, तो आखिर किस चीज की खोज में युवा जा रहे हैं बाहर? वियतनाम और कंबोडिया डाटा एंट्री की नौकरी करने के लिए? जी। पहले तो इस चीज का जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारे विदेश मंत्री रोज आते हैं और टीवी पर बताते हैं कि हमने जो है बहुत बड़ा बड़ा तीर मारा है और बराक ओबामा से बराक वाला संबंध है, पुतिन से पुतिन वाला संबंध है, तू तराक करके बात करते हैं, तो वो बताएं आकर कि कंबोडिया, वियतनाम और वहां पे जो 30,000 युवा फंसे हैं, और फंसे हैं किस हालत में फंसे हैं? ये नहीं कि फंसे हैं, उनसे जबरदस्ती क्रिमिनल एक्टिविटी कराई जा रही है। जो लोग उससे को डिनाई करते हैं उनको शारीरिक जो है प्रताड़ना करना पड़ता है, उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता है, उन्हें खड़ा करके रखा जाता है, और कई लोग तो मर जाते होंगे, खप जाते होंगे, क्योंकि डेटा तो ये सरकार देती नहीं है, कितने दिनों बाद ये डेटा आया है। तो ये
जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल। तो ये दो सवाल पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। गिरीश सर, क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि एक तो भारत का जो क्रीमी लेयर है, जो ऐसा युवक है जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, वो भी भारत से दूर जा रहा है, विकसित देशों को जो है अपना देश बना रहा है। दूसरी तरफ जो बिल्कुल ही स्किल्ड युवक भी है, लेकिन जो है वो उस हाईली क्वालिफाइड जो है उस कैटेगरी में नहीं आता है, वो किस ड्रीम जॉब के लिए जो है इन विदेशों का रुख कर रहा है, जो कि थाईलैंड जैसे देश हैं जिनकी जो सीमा है वो म्यांमार से सटती है कहीं ना कहीं, या कंबोडिया ले लीजिए आप, म्यांमार में भी जो है कुछ जो भारतीय युवक है वो गुलाम की स्थिति में इस रिपोर्ट में जो सामने आया है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी युवा, क्या भारत के युवा के सपने इतने बड़े हो गए हैं कि वो भारत में नहीं रहना चाहता? नेहा जी, उम्मीद कहाँ है जॉब की? आपकी 4 साल से तो एनईटी के पेपर्स फूटे जा रहे हैं, उसमें पास ही नहीं हो रहा है, बंदा नौकरी कहाँ से मिलेगी? इट इज शेम कि हमारे यहाँ पे आईआईटी के जो बच्चे पढ़ लेते हैं, उनके तो फाइनल ईयर के पहले उनकी प्लेसमेंट हो जाती है 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी में। 24 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज द मेंटल स्टेटस? तो नौकरियां नहीं है, ये वास्तविकता है। आपने प्राइवेटाइजेशन, सारे आपने गवर्नमेंट पीएसयूज बेच मारे हैं, जहां पे कंपलसरी आपको देना होता था जॉब, आपने नहीं दी है। प्राइवेट वाले नौकरी नहीं देंगे। आपने उनके 15-16 लाख माफ कर दिए करोड़। दैट वाज फॉर द ट्रिकल डाउन थियरी कि वो पैसा डाल के अपना एनहांसमेंट करेंगे मशीनरी में, नौकरी नहीं देंगे। लेकिन ये जो ड्रीम जॉब जो भारत का युवा देखता है, सर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या भारत का युवा इंडियन करेंसी में से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है फॉरेनर करेंसी में अर्न करने को? क्या ये ट्रेंड भी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से? परसों जो तमिलनाडु में रेड हुई है और उन लोगों ने जो पकड़ा है, दे हैव कैप्चर्ड अराउंड 67 करोड़ रुपीस वो बिटकॉइन में ट्रांसफर किया था। ही नाइसली एक्सप्लेन कि बच्चे थाईलैंड या नहीं जाएंगे। आज कंबोडिया की और थाईलैंड की जो करेंसी है वो हमारा 1 रुपया, उनका 3.5 रुपया है। दे वोंट गो फॉर दैट, दैट इज नॉट लिविंग। तो उनको दुबई लिया जाता है, दुबई विजिटर वीजा में ले जाने के बाद, क्योंकि वो दुबई जाने को रेडी हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसको एप्रिसिएशन मिलता है जी। कंबोडिया या थाईलैंड में नहीं मिलेगा। तो उसको ले जाके दुबई से फिर इन लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी ट्रांसफर हो गई उस कंपनी में, वहां जाइए, नया बच्चा है, वो नहीं जानता है, तो ये करके उनको भेज देते हैं। यहाँ पे भी जो एजेंटों ने, दे हैव हेल्ड अप अराउंड 37 एजेंट्स इन तमिलनाडु, जो ये झूठ बोल के भेज रहे थे, उनको हकीकत पता थी। अब वंस यू स्टॉप द एजेंट्स जो ये चीटिंग कर रहे हैं, तब जाके इस पे ब्रेक लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट को सिंसियरली इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने करोड़पतियों को भागने दे दिया, अभी आपने मजदूरों को भी भागने दे दिया है, तो अभी बाकी हिंदुस्तान में रहेगा कौन? बिल्कुल। एक और सवाल मैं रूपा जी एक चीज मैं बस इसमें जोड़ना चाहूंगा नेहा जी, पर जिस इंसिडेंट की या जिस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस नेचर की, इसमें तो बिल्कुल भी युवाओं पे के सपनों पर तो ब्लेम बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि उन्हें जो है डॉलर की कमाई चाहिए इसलिए ऐसा हो रहा है। पहली बात आप ये बताइए, देखिए जो भी घटनाएं हुई हैं, वहां से जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, कंबोडिया वाली घटना हो या जो वियतनाम में या जो भी इस पूरे साउथ एशियन कंट्रीज, जी ठीक है जी, कंट्रीज में आ रही हैं, तो आप देखेंगे वहां पे किस देश के लोग हैं। वहां पे लोग इंडिया से हैं, वहां पे लोग अफ्रीका से, वहां पे कोई यूरोपियन कंट्री का नहीं है, वहां कोई नॉर्डिक कंट्री का नहीं है, वहां कोई अमेरिका से नहीं है। इसका क्या कारण? कि इसका कारण है कि जहां पे लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, जहां पे लोगों को काम नहीं है, जहां पे लोग मूव आउट करना चाहते हैं, वहां की थोड़ी बेहतर जिंदगी की तलाश, ठीक है, वहां के लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इसके लिए प्राइमरीली जो है सरकार जिम्मेदार है, और ये नहीं, युवाओं के सपनों पर इसका ब्लेम नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी है, और बिल्कुल युवाओं के सपनों पर ब्लेम डालना जो है शायद गलत होगा। जो लोग इस तरह के तर्क देते हैं उनके लिए सीधा संदेश। रूपा जी से अगला सवाल समझने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या अब तक ये जो मामले सामने आए हैं, और आपके सामने जो लाओस का मसला है वो भी है, क्या ऐसा भी है कि भारत में ही इस तरह की एजेंसियां जो हैं वो इतने पैर पसार चुकी हैं कि इन सब देशों को भारतीय युवाओं को फंसाने में आसानी हो गई है, और इस पर भारत की सरकार जो है लगाम नहीं लगा पा रही? हमारा साइबर सेल क्या कर रहा है? मैम, ये
एक मतलब ग्लोबल लेवल का इशू तो बन ही गया है कि बाहर से भी देशों को लग रहा है कि यहाँ पे यूथ जो है बहुत गलेबल है, वल्नरेबल है, तो हम उनको लाके बॉन्डेड लेबरर्स के जैसे काम कराते हैं या ट्रैफिक का काम कराते हैं। पर ये जो इंटरनल इशू भी भारत सरकार इग्नोर कर रही है। जैसे भारत सरकार का रूल है कि क्रिप्टो करेंसी को वो एज अ करेंसी नहीं मांगते, पर जब हम उसमें प्रॉफिट गेन करते हैं तो भारत सरकार बोलती है कि 30% टैक्स दीजिए उस पे आप। जी। तो इट्स रिडिकुलस। ऐसे मतलब हमारी एक डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे हम करेंसी को करेंसी नहीं मानते और बोलते हैं प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग लेते हैं, और वो भी 30%। जी, 30%। और अगर मैं जाती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया, प्लीज सेव मी एंड गाइड मी, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं साइबर सेल भी, पुलिस वाले, सरकार, कि अरे हम तो इसको करेंसी मानते ही नहीं, आपने किससे पूछ के इसमें इन्वेस्ट किया था। ये कैसी अजीब सी बात है रूपा जी, कि अगर आप इसको करेंसी नहीं मानते लेकिन वही सरकार इसमें मुनाफा ढूंढ रही है, मुनाफा मांग रही है उसी नागरिक से, लेकिन अगर उसके साथ इसी संबंध में कोई अपराध हो जाता है, कोई स्कैम हो जाता है, तो उसको न्यायिक सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, हम अभी उसी टाइम में जी रहे हैं मैम जहाँ पे थोड़े हमारे जो लॉ के रूल हैं या रेगुलेशंस हैं वो कुछ ऐसे ही आड़े टेढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे जो इंटरनल चैलेंजेस हैं अभी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, मतलब अभी तो स्टेट लेवल पे इतना ज्यादा है। अगर पंजाब के आपने फिगर्स बताए थे मैम, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बहुत है, तो उसके साथ ये उत्तर प्रदेश और केरला और बाकी पे अगर आप फिगर्स चेक करेंगे तो बहुत इंक्रीज हो रहा है वहां पे इंटरनल साइबर फ्रॉड जो है क्रिप्टो करेंसी से लेकर। मैं अभी एक किसी मैम से मिली थी, उन्होंने अपना पूरा जो था कॉर्पस था रिटायरमेंट का 40-45 लाख रुपया एक पेंटो वेंचर्स करके कंपनी में लगा दिया था, जो कि बड़ा यूएस का ब्रांड है, बहुत बड़ा पेंटोन वेंचर्स। पर वो इंडिया में वो ब्रांड लॉन्च हुआ था जो कि एकदम फेक था, और जब 2 महीने के बाद वो पैसा खत्म हो गया, तो जब कुछ भी बंद हो गया सब कुछ, ना वो नंबर चले, ना वो व्हाट्सएप ग्रुप रहे, कुछ भी नहीं चला, तो वो केस अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं साइबर क्राइम सेल वाले हमारे, क्योंकि our government and our police is not equipped enough to handle these issues। जो कि अभी equipped तो लग ही रहा है कि not well equipped, पर not well intentions भी नहीं लग रहे रूपा जी। अगर एक गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट ढूंढ रही है, लेकिन उसकी जो न्यायिक सुरक्षा है या फिर उसको क्रिमिनल से बचाने के लिए वो क्या सेफ गार्ड दे सकती है, उससे भी इनकार कर रही है, तो ये कैसा न्याय है। मैं BNS जो आया नया, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आया, क्या वो भी इसको टच नहीं कर पाया है? नहीं मैम, हमारा सेक्शन आया है जरूर, सेक्शन 111 है हमारे पास, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम बोलते हैं इसको, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, जो भी कुछ है हमने एक सेक्शन में उसको रख दिया है। पर अभी हमें अवेयरनेस नहीं है एज मैं जैसे पुलिस एकेडमीज के साथ भी टच में रहती हूँ बहुत, पर अभी अवेयरनेस मैम नहीं है कि किस चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और सरकार को जो उसमें फायदा हो रहा है वो सरकार अपना दिख रही है, और बीच में मिडिल क्लास को क्या हो रहा है, अगर कोई बाहर से आके उनको सपने बेचना चाहता है तो वो खरीद रहे हैं, और वो सपने उनको कहाँ पे लेकर जाते हैं, दैट वी ऑल नो कि हम कहाँ जा रहे हैं। गिरीश जी, एक फाइनल मैं चाहती हूँ, एक कमेंट दीजिए, फिर मैं प्रशांत जी से भी एक फाइनल कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रह गया, समय इसकी आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि सवाल बहुत है। गिरीश सर, कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? कंक्लूड तो जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें अगर हम अपना लोकल पॉलिटिक्स को देख के कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप तो बोलते हैं हमारे खून में धंधा है, आप बनिए, बन जाओ और आप अपना सेटल कर लो। आप समझे थे चाइना इज ए ओल्ड कंट्री, उसके पास एम्प्लॉइज नहीं है, वो बांग्लादेश में अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवा के चाइनीज लैंग्वेज सिखवा के वो बंदे ले गया था। तो आपसे दोस्ती चाइना से निभा लिया। 2011 में आप CM थे, आपने 22 स्मगलरों को छुड़वाया था गुजरात के, तो उतने रिलेशन है, तो आप चाइना से ही कर लेते, कम से कम चाइना आपसे चीटिंग नहीं करता। तो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव नाउ, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो यही होगा कि हमारे लोग यहाँ से उसका एडवांटेज लेके चीटिंग करते रहेंगे। जी जी
जी बिल्कुल। प्रशांत जी, युवाओं को छला जा रहा है, लेकिन सरकार के इंटेंशन जो है हमारी चर्चा से ही सामने आ गए हैं, स्ट्रेट टॉक से ही सामने आ गए। आप इस मसले को कितना जो है उठाएंगे, ज़ोर शोर से लोगों के बीच रखेंगे, मैं समझना चाहती हूँ, ताकि कोई भी युवा, भारत का जो युवा हो, इस तरीके से इन देशों में गुलाम ना बनाया जाए, इस तरह के अत्याचार का सामना ना करे। और ये भी लगता है कि कई बार कुछ ये जो युवक हैं, क्या वाकई में इनकी वतन वापसी हो पाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि रूस से भी, जो कि हमारा मित्र देश है, वहाँ से भी भारतीय युवक कब तक आएंगे, कोई जो है डिटेल्स इसकी जो पूरी जानकारी नहीं है। जाहिर है, देखिए पिछले 6 साल से लगातार हम लोग रोजगार का मसला उठा रहे हैं, और आपने जैसा देखा होगा कि जो इस बार के लोकसभा चुनाव में जो हम लोगों ने एक भारतीय रोजगार संहिता बनाया था संयुक्त युवा मोर्चा के माध्यम से, उसको जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था जी। तो एक तरह से हम लोगों की जो पहली कोशिश थी कि कम से कम राजनीतिक विमर्श में हम रोजगार को स्थापित कर दें, उतना तो हमने किया है, लेकिन ये अपर्याप्त है। अब जो है सरकार में जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो भारत के युवा हैं उनके एक तो रोजगार की व्यवस्था करें, और इस तरह का एक माहौल बनाएं वापसी के जो लोग विदेश में जाकर भी नौकरी करना चाहें, उनके लिए एक सुरक्षा का जो मैकेनिज्म है वो तैयार करें। और इसमें ये ना डाल दें कि लोग विदेश ही क्यों जा रहे हैं, मतलब इस तरह से सवाल ना हो, क्योंकि पूरे दुनिया में जो है हमेशा से माइग्रेशन हुआ है, लोग एक जगह से दूसरे जगह गए हैं। तो अगर कोई दूसरे विदेश जाना चाहता है तो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरा जो है मैकेनिज्म ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको तरीके से लागू करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया है। आपका भी प्रशांत जी, रूपा जी आपका भी, और गिरीश सर आपका भी, कि आपने कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भारत का युवा है, जो कि इन देशों में, वो वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, फंसा हुआ है, 30,000 की संख्या बताई जा रही है। अधिकतर पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं। आखिर इनकी कब तक वापसी होगी? अगर आपका इस मसले पर कोई भी सुझाव है, कोई भी राय है, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, तो हमें लिखना ना भूलें। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का हमें हर रोज इंतजार रहता है। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। धन्यवाद।